अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। ये 2.1 का पार्ट 1 होगा। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। न्यू चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। क्योंकि आपको मालूम है सिन बोर्ड की जो न्यू बुक आई है फर्स्ट ईयर की, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि चैप्टर नंबर हमारे पास जो 1 था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके जितने भी क्वेश्चंस थे एक एक क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके अपने चैनल के अंदर अपलोड किया है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। और साथ साथ मैं आपसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 के भी इंशाल्लाह तमाम क्या करेंगे, तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है मैट्रिसेस के अंदर पहले तो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि हमारे पास कौन कौन सी मैट्रिसेस होते हैं। और साथ साथ सिर्फ ये वाली मैट्रिसेस तो आपने देखा होगा जो कॉमन मैट्रिसेस है, हर जगह मौजूद होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग मुख्तलिफ किस्म के और भी मैट्रिसेस पढ़ेंगे जो आपके न्यू बुक के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो न्यू बुक के अंदर जो चीजें इंक्लूड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हुए एक न्यू मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, मालूम करेंगे, जो आप कॉलेज लेवल में नहीं पढ़ते थे बल्कि आप यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ते थे। ठीक है, तो साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बासानी ऐड हो सकते हो। आपके पास क्या होगा, मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने क्या करना है, मेरा नंबर में मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है और करके ये कहना है इतना नाम और अपना क्लास लिखना है। जैसे ही आप ये मेंशन करोगे क्या हो जाएगा, आपके पास लिंक शो हो जाएगी, 3-4 लिंक शो होगी, जिसमें से आपने किसमें ऐड होना है, फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, तो फिर मैं आपको बाद में प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल जिस फील्ड से आप बिलोंग करते होगे मैं आपको वहां पर ऐड कर दूंगा। तो चले आए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस के तौर पे जाएंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें ये तमाम चीजें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी मैट्रिसेस होती है। तो इसको एज अ रफली मतलब एज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तहत मैं इसे सॉल्व करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती है। उससे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन सुन लो कि मैट्रिसेस क्या होता है। हमारे पास एक लातीन वर्ड है, ठीक है, जिसके मतलब क्या होता है, प्लेस करना या चीज कुछ चीज को रखना, डेवलप करना, समथिंग ओरिजिनेट। ठीक है, तो ये तमाम चीजें मैट्रिसेस में आती है। एक तरह से क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर तमाम चीजों को रिप्रेजेंट करना, वो क्या होता है, मेरे पास मैट्रिसेस होता है। ठीक है, किसी भी चीज को एज अ एरे के तौर पे या एज अ ब्लॉक के तौर पे रिप्रेजेंट कर देना, इसे क्या कहते हैं, हम मैट्रिसेस कहते हैं। और ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर होता है। ठीक है, फिलहाल ये तो आपको मालूम ही था, तो इसके तो हम आगे नहीं, इसके आगे चलते हैं। और याद रखते सबसे पहला चीज याद रखना कि मैट्रिसेस को यूज करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में जाओगे तो आपके पास एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट होगा, एज एक कोर्स होगा, लीनियर इक्वेशंस या लीनियर सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, उसमें टोटली हम मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर लीनियर इक्वेशंस आपको दिए हुए होते हैं और मुख्तलिफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से मैट्रिस से सॉल्व कर सकते हैं, वो इसके लिए बहुत ज्यादा करामत होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उसके लिए। ठीक है, तो चलो आओ खैर, हमारे पास सबसे पहले रॉ मैट्रिक्स है। क्या लिखा हुआ है, रॉ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आप मैट्रिसेस के ऑर्डर समझ लो कि मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, उसके ऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, 2 4 6 4। ठीक है, और एक जगह मैं लिख देता हूँ 4 2 2 6 4 3 4 3 2। ठीक है, एक इस तरह से मैट्रिक्स है। तो याद रखना मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान तरीका क्या है, आपको इसके ऑर्डर्स मालूम होने चाहिए कि मैट्रिसेस के ऑर्डर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो ऑर्डर मालूम करने के लिए क्या, आपके अगर ऑर्डर मालूम करना है तो ऑर्डर मालूम करने के लिए आपको रॉ एंड कॉलम के बारे में पता होना चाहिए। याद रखना मैट्रिसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो रॉ होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं और जिसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान चीज़ है। अगर आपको ये लग रहा होगा मैं शायद बोरियत हो रही है तो आपको मालूम है ये तमाम चीज़ें, लेकिन एक बार इसको रिकॉल कर लें ताकि आगे जाके आपको मसला ना हो ना, इसलिए मैं आपको ये तमाम चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये इस तरह से ये होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए रॉ क्या होते हैं। रॉ हम इस वाली लाइन को कहते हैं रॉ और इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, कॉलम, और इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, हम लोग रॉ कहते हैं। रॉ एंड कॉलम बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी रॉ लिख देते हैं, कभी कॉलम लिख देते हैं। आपने सिर्फ एक चीज से याद रखना है कि आप लोग बचपन में खेलते हो नेम प्लेस एनिमल थिंग्स वगैरह, तो हम लोग बोलते हैं ना नेम प्लेस एनिमल थिंग है तो आप क्या बना लो, कॉलम बना लो। तो कॉलम हम इस तरह से बनाते हैं, तो मतलब कॉलम क्या होगा, मेरे पास ये वाली टर्म क्या होगी, कॉलम होगी। ठीक है, तो कॉलम मेरे पास ये होगा, जब कॉलम ये होगा तो रॉ क्या होगा, बेसिकली हमारे पास एक
हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। याद रखना किसी मैट्रिक्स के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं रॉ को। तो बताओ इस मैट्रिक्स के अंदर रॉ कितने हैं मेरे पास, एक रॉ दो रॉ, तो हम लोग 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे, प्रोडक्ट का निशान डालेंगे और क्या करेंगे और कॉलम गिनेंगे कितने, मेरे पास एक कॉलम है और ये कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, तो मेरे पास 2 रॉ और 2 कॉलम हो जाएगा। उसी तरह से आप क्योंकि मैट्रिक्स में पढ़ कर आ चुके हो तो आपको मालूम ही है, तो इसमें कितने रॉस हो जाएंगे, इसमें 3 रॉस हो जाएंगे और इसमें कितने कॉलम्स हो जाएंगे, मेरे पास इसमें कॉलम हो जाएंगे 3 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो रॉ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चले आ जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम नहीं पढ़ते तो हमें नहीं मालूम पड़ता है कि हमारे पास मैट्रिसेस है कौन सा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से पता चलता है मैट्रिसेस के टाइप्स। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स है रॉ मैट्रिक्स। तो याद रखना एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ हो, क्या हो, सिर्फ एक रॉ हो, एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रॉ हो, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स होता है। जैसे इसमें मतलब कितना रॉ है, एक रॉ है और कॉलम कितने, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स। उसी तरह से इसमें देखो कितने रॉ है, एक रॉ है मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने, 2 कॉलम्स है, तो मेरे पास हो जाए 1/2 का मैट्रिक्स है ये। तो याद रखना वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक रॉ आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स हमने इसको कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, वो क्या होता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। देखो कितने कॉलम, तो सबसे पहले तो रॉ को गिनो, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, कितने हो जाएंगे, 3 रॉ और कॉलम कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। उसी तरह से देखो इसमें 2 रॉ है और कॉलम कितने, एक कॉलम है। तो देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, मेरे पास एक कॉलम है और एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो मेरे पास रॉ कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चले आ जाए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स इसके आगे चल के हमारे पास बहुत डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्सेस आएंगे, उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे और वेरीफाई भी करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसके अंदर रॉ एंड कॉलम क्या हो, बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4, जैसे A B C D E F G H I और जैसे 1 नहीं लिखूंगा बल्कि यहाँ पे कोई और अल्फाबेट लिखूंगा 2। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो मेरे पास क्या हो जाए, जिसके रॉ एंड कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब 2 रॉ है और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 रॉ एंड 2 कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके रॉ एंड कॉलम सेम हो जाए, तो वो कौन से मैट्रिक्स होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। इसके अलावा अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रॉ एंड कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो 1/1 का मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरह से 1 2 3 और 1 2 3, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं तमाम लिखवा देगा इस तरह के मैट्रिक्स जिसके रॉ एंड कॉलम सेम हो जाए, वो क्या हो जाता है मेरे पास, वो मेरे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद हमें मालूम करना है कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। मेरे पास लिखा हुआ है जीरो मैट्रिक्स, जीरो या नल, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ही ना हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ही ना हो, जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या फिर हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। देखो डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि होता कौन कौन सा है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, मेरे पास देखो इस तरह का ये क्रम होगा मेरे पास, बहुत आसान से ये भी, जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1 2 3 0 0 0 0 0 0 और 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनली जिसकी वैल्यू क्या कर रही हो, अलग अलग आ रही हो। कैसी आ रही हो, मतलब कि 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और उसी तरह से यहाँ देख लो A B C और बाकी में क्या हो जाए 0 0 आ जाए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो,
डायगोनली वैल्यू अलग अलग आ रही हो और बाकी टर्म क्या हो रहा हो, जीरो में लिखा हुआ हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसी के साथ साथ ये देख लो, एक यूनिट मैट्रिक्स को भी देख लो, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है और स्केलर मैट्रिक्स में भी कंफ्यूजन हो जाती है। मैं तीनों की ना एग्जाम्पल ना यहीं पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप ना कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, तीनों की वैल्यू अलग होती है। क्या होती है, तीनों की वैल्यू अलग होती है। स्केलर मैट्रिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होती है, ए 0 0 0 0 0 और 0, ठीक है। उसी तरह से ए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी देखिए ऐसे लिख देता हूँ, 2 2 2, बाकी में क्या आ जाएगा 0 और 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल में क्या, डायगोनल में वैल्यू सेम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल में वैल्यू अलग अलग है उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम वैल्यू तो हो लेकिन क्या हो, हमारे पास 0 1 हो, क्या हो 1 0 0 1, मेरे पास क्या हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम वैल्यू तो हो लेकिन क्या हो 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तीनों को मैं दिखा दिया ताकि आप क्या हो सके, आप इसको डिफरेंशिएट कर सको। अलग अलग वैल्यू डायगोनल, हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। सेम वैल्यू स्केलर मैट्रिक्स, अगर 1 1 1 है या 1 1 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमने तमाम मैट्रिसेस जो आपके बुक के न्यू पैटर्न के हिसाब से थी और बाकी अब मैट्रिक्स को मैं इसी के बराबर में लिख देता हूँ ताकि आप क्या कर सको, डिफरेंशिएट कर सको और फिर हम लोग जब मालूम करें तो आराम से इसको मालूम कर सकें। अब हमारे पास क्या आ गया, मेरे पास कुछ और मैट्रिसेस आ गए। ये शायद आपने फर्स्ट ही टाइम पढ़ा होगा क्योंकि इससे पहले आपने ये तमाम मैट्रिसेस नहीं पढ़ा था। वो जो हमने तकरीबन 7 मैट्रिसेस पढ़ा था वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन 8 में क्या, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, ट्रांसपोज तो आपने पढ़ा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडिपोटेंट मैट्रिक्स, ये तमाम चीज़ें हमने क्या पढ़ना है, हमने आज पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, देखो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमें क्या करना होगा, ऊपर की जो टर्म होगी उससे एज अ ट्राइंगल टाइप का बनाना होगा। लाइक मेरे पास अगर ए है, बी है, सी है, डी है, सॉरी यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ एफ, और बाकी तमाम जगह क्या हो जाए, मेरे पास 0 हो जाए, तो ऐसा ट्राइंगल जो इस तरह से, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो इस तरह से देखा जाए, एक ट्राइंगल का शेप बना रहा हो, तो उससे क्या कहते हैं, हम अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऊपर की साइड ट्राइंगल बन रहा होता है, और उसी तरह से लोअर ट्राइंगल में क्या होगा कि हमारे पास कोई वैल्यूज होंगी जो कि नीचे की साइड क्या बना रही होगी, ट्राइंगल बना रही होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, और बाकी जगह क्या हो जाएगा, मेरे पास बाकी जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे पास क्या बना रही हो, मेरे पास अपर साइड ट्राइंगल बना रही हो, नीचे साइड ट्राइंगल बना रही होगी तो वो लोअर हो जाएगा, और ऊपर की तरफ बना रही होगी तो वो क्या हो जाएगा, अपर ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमें मालूम पड़ गया कि अपर और लोअर से क्या मुराद है इसके अंदर। अब कहीं पर भी ऐसा मैट्रिक्स बना हुआ है तो आप आसानी क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो, बता सकते हो कि मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके बारे में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व करने से पहले हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है P, तो उसका एक मैट्रिक्स है मेरे पास एक, अगर उसको मुझे ट्रांसपोज लेना है तो हम किस तरह से लिया जा सकते हैं वो बता देता हूँ। ट्रांसपोज मतलब अगर रॉ है या अगर कॉलम है उसको क्या कर दो, उसे चेंज कर दो, लाइक इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास इस तरह से था, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, मतलब ए का ट्रांसपोज लेना है, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या होता है कि आपके पास जो रॉ होता है वो कॉलम बन जाता है, ठीक है। ये मेरे पास रॉ है ना, ये वाली टर्म रॉ, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉलम लिख दूंगा 1 2 3। फिर दूसरा रॉ है, इसको भी क्या लिख दूंगा, कॉलम में लिख दूंगा, कैसे 4 5 6। उसी तरह से ये रॉ है, इसको भी कॉलम में लिख दूंगा, क्या हो जाएगा 7 8 9।
तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो चीज भी रॉ में होगा उसे क्या कर दो, कॉलम में लिख दो, या फिर कोई चीज कॉलम में तो उसको रॉ में लिख दो। मैं आसानी समझता हूँ कि रॉ जो होता है उसको कॉलम में लिखना ज्यादा आसान होता है, तो आप रॉ को क्या कर सकते हो, कॉलम में लिख सकते हो। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का। उसके बाद क्या है मेरे पास, हमने ये भी सीख लिया अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, कोई मुश्किल नहीं है। लोअर ट्राई मैट्रिक्स पढ़ लिया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ लिया। अब हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है याद रखना, मैं आपको बुक से एग्जाम्पल देख के बता देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बुक से ही एग्जाम्पल बता देता हूँ। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल से देख के बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मालूम करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो लिखा हुआ है बुक के अंदर BT लिखा हुआ है, AD, C लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है DB, F लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है CFE। याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, मतलब रॉ को कॉलम बना दें, वो फिर से वही चीज बनकर आ जाए, तो उसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक B है, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास वापसी से क्या आ जाए, B आ जाए, मतलब यही वाली टर्म मेरे पास दोबारा से आ जाए। और देख लेते हैं कि हमारे पास आता है कि नहीं आता। तो हमने B का ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये रॉ है, इसको हम लोग कॉलम बना देते हैं, क्या हो जाएगा मेरे पास ADC। ये रॉ है, इसको भी कॉलम बना देते हैं, क्या हो जाएगा DBF। और इसी तरह से ये रॉ है, इसको भी कॉलम बना देते हैं CFE। तो अब देखते हैं क्या हमारा दोनों टर्म एक जैसा वापसी होकर आ गया है। जी बिल्कुल, मैंने देख रहा हूँ कि ADC वापसी आ गया, फिर BDF वापसी आ गया और CFE वापसी आ गया। एक ऐसा मैट्रिक्स जो मेरे पास क्या हो जाए, वापसी से सेम आ जाए, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसकी आप नोटेशन लिख सकते हो कि अगर मेरे पास ये BT ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वापसी B आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है कि आप किसी मैट्रिक्स का वो ले लो, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ले लो, तो मेरे पास वापसी से सेम आ जाए। उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बताता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमारे पास सेम यही है, बस फर्क क्या होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का, मैं लिखता हूँ BT लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाए, -B आ जाए, मतलब जो आंसर था ना उसका क्या आ जाए, वो माइनस में आ जाए, और टर्म क्या आ जाए, पूरे माइनस में आ जाए। तो मैं एग्जाम्पल आपको बुक से ही देख के बता देता हूँ कि मेरे पास बुक में कौन सी एग्जाम्पल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। मेरे पास एक टर्म क्या है, मेरे पास एक टर्म है A, जिसकी वैल्यू इन्होंने दी हुई है 0, -4, 1, 4, 0, -3, -1, 3 और 0। अब बोला जा रहा है कि इसका ट्रांसपोज लो और बताओ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो आ जाते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, AT करते हैं, क्योंकि ये वीडियो डेफिनेशंस में ज़्यादा आपकी जा रही है, क्योंकि आपको ये सब नहीं मालूम होगा तो आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देख लेते ये रॉ है, इसको कॉलम में चेंज करते हैं, 0, -4, 1। उसी तरह से ये रॉ है, इसको भी कॉलम में चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा, 4, 0, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4, 0, -3। और उसी तरह से ये वाली जो रॉ है, इसको भी कॉलम में चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास, -1, 3 और 0। याद रखना मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने क्या किया है, इस वाली टर्म को मैंने रॉ में लिख दिया। आपको ये सर्किल बनाने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो आप एक चीज नोट करो कि मेरे पास सवाल किस तरह का आ रहा है। मेरे पास सवाल आ रहा है 0 आ रहा है, 0 पर भी है, लेकिन यहाँ पे +4 है, यहाँ पे क्या है, -4, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है, +1। मतलब हमारे सवाल में क्या आ रहा है, आंसर अलग अलग आ रहा है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव। क्यों ना मैं इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूँ, इन तमाम टर्म से मैं से माइनस कॉमन ले लूँ और देखता हूँ मेरे पास वही सवाल बनकर आता है कि नहीं आता। 0 का माइनस क्या होगा, वही रहेगा। ये +4 है तो -4 हो जाएगा, ये -1 है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये +4, फिर ये 0, फिर ये -3, फिर ये 1 आ जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब सवाल को मैच करो और पहले सवाल को मैच करो, क्या मेरे पास सेम चीजें आ गई, बस क्या फर्क लगा, उसमें माइनस लग गया। सेम चीज आ गई, मतलब ए जो था वो -A होकर आ गया। मतलब यह एक टर्म, ये पूरी टर्म मेरे पास A थी ना, AT बराबर किसका हो रहा है, माइनस, वैसे लिखूंगा ये पूरी टर्म मेरे पास क्या थी, AT, तो मेरे पास क्या आ गया, A- आ गया। तो मतलब कहने का मकसद ये था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास -A की फॉर्म में वही टर्म माइनस की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम लोग इसके आगे चलते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो जल्दी जल्दी कर लिया करें ताकि ये एग्जाम्पल से ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो चले आए आगे चलते हैं। अब हम लोग अब हमारे पास क्या आ गया है, अब मेरे पास सवाल आ गया है कि आपको ये बताना है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या चीज़ें होती हैं। तो बहुत सिंपल से आसान से कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लें और उसको उसका आंसर क्या आ जाए, उसका आंसर वापसी से ए आ जाए, मतलब किसी मैट्रिक्स मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ और वो फिर से वही चीज़ आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। बुक से एग्जाम्पल देख लेते हैं और देख लेते हैं कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। बुक के अंदर मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2 माइनस, इस तरह से लिख देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा सा सवाल होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं 2/2 का मैट्रिक्स इसमें दिया हुआ नहीं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँगा जो उन्होंने दिया हुआ है 2 - 2 - 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 3 4 और फिर क्या आ जाएगा 1 -2 और -3, ठीक है। थोड़ा समझने की बात है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायरिंग कर लें तो क्या हो जाता है, वो मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, मेरे पास वही चीज़ वापसी आ जाए। तो ये मेरे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है, हमें ये वापसी लेकर आना है, ठीक है। तो ए को मल्टीप्लाई कर दो, ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर होता है मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए। हम क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 -2 -4 इसी क्रम से कर रहे हैं, तो वही चीज़ लिख दे रहा हूँ बार बार, टाइम ज़ाया ना हो उससे पहले ही लिख रहे हैं। 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आपको मल्टीप्लाई करने का रूल मालूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मैट्रिक्स का रॉ इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फिर इसी मैट्रिक्स का रॉ इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फिर इसी मैट्रिक्स का रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। चलो करके देखते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स का निशान बना लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या 2, फिर इसी 2 फिर -2 को कैसे करेंगे, -1 से, लेकिन बीच में कौन सा निशान होगा, प्लस का, -2 और -1 से मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह से -4 किससे होगा, 1 से होगा, तो प्लस का निशान डाल के क्या लिखोगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये तरीकेकार होता है मल्टीप्लाई करने का। फिर इसी रॉ को इस वाले कॉलम से करेंगे तो थोड़ा सा गैप देंगे और गैप देने के बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, फिर प्लस का निशान डालेंगे, हमेशा प्लस का डालेगा, फिर -2 को करेंगे किससे, 3 से, क्योंकि अब इसकी बारी आ गई ना, तो इसकी बारी से देख रहा हूँ, तो किससे होगा ये 3 से, और फिर इसी कॉलम को कैसे करेंगे, इसके आखिरी वाले से -4 को किससे करेंगे, -2 से। तो मेरे पास प्लस का निशान मिल जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -2। लेकिन यहाँ तक तो कोई इश्यू की बात नहीं है ना। अब देखो मेरे पास जगह कम पड़ी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका अगला टर्म। इसी टर्म को मुझे किससे करना होगा, इससे करना होगा। तो इस वाली टर्म को देख लेते हैं, क्या है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -4 से, ठीक है। फिर ये तो गैप दे के लिखने के बाद मैं पढ़ लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, प्लस का निशान, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर इसके बाद मेरे पास किसका निशान आएगा, दोबारा प्लस का निशान आएगा, और फिर -4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, -4 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। ये टर्म को मैंने लिख दिया। अब हमने पहला रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, दूसरे रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से पूरा इसको सॉल्व करेंगे। तो करके दिखा देता हूँ आपको एक मैट्रिक्स। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से, तो मैं 2 लिख दूंगा, फिर प्लस दे दूंगा, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास -1 से, तो क्या लिखूंगा -1। उसी तरह से मेरे पास 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो मेरे पास क्या है 4 है पॉजिटिव का जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 से। उसी तरह से इस वाली टर्म को आप इससे करना होगा। तो सिंपली जो लिखा हुआ होता है ना, आप वो भी लिख सकते हो। क्या लिखा हुआ है मेरे पास, -1 है जो मल्टीप्लाई होगा किससे, -2 से। फिर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, +3 है जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे, +3 से, क्योंकि 3 यहाँ पे लिखा ना, उसी से मल्टीप्लाई होगा। और 4 जो है प्लस डाल के ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 जो है मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -2 ऊपर भी लिखा हुआ, तो वही चीज़ मैंने लिख दिया। और उसी तरह से यहाँ पे भी आते हैं, यही टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, तो -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से। उसी तरह से 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और प्लस डाल करके मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो ऊपर जो लिखा हुआ होता है वही लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास मालूम है कि उसके आगे कौन सा एलिमेंट हो सकता है, वही हो सकता है। आखिरी में आते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, इस वाली टर्म को अब इन सब से करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से होगा, प्लस का निशान, -2 मल्टीप्लाई होगा
-1 से फिर प्लस कर दो, फिर इसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से। उसी तरह गैप दिया, गैप देने के बाद क्या करूंगा, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, मेरे पास -2 से, फिर प्लस लिखूंगा, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा +3 से, फिर प्लस लिखूंगा, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, सॉरी -2 से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे आके, -3 मल्टीप्लाई होगा किससे, एक मिनट मैंने कहीं गलती तो नहीं करी थी, मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया -4 से, ठीक है। मैंने इस कॉलम को पहले इससे मल्टीप्लाई किया था, फिर इसी कॉलम को मैंने इससे किया था, अब इस कॉलम को मैं इससे करने गया तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया -4 से करना चाहिए था ना, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी। क्या हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -4 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -4, -2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये सेकंड कॉलम है ना, इसी से करेंगे। ये थर्ड कॉलम का मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, मेरे ध्यान से निकल गया था, सॉरी। तो वही हो जाएगा 1 -2 प्लस मेरे पास -2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। उसी तरह से ऊपर चले आते हैं, आखिरी वाले कॉलम को आखिरी से कर लेते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस, और आखिरी में क्या आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, इसको सिंपल आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद बताना है कि आपके पास इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखो जब मैंने इस तमाम को प्लस कर लिया, जब मैंने इसको प्लस करा तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, सेम टू सेम आ गया। क्योंकि वीडियो काफी तवील हो रही थी, इसके एग्जाम्पल्स भी मुझे करवाने थे, तो एग्जाम्पल करवाने की वजह से मैंने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट प्लस कर लिया। आप आसानी इसको क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो सेम क्या हो जाएगा, उसी का आ जाएगा। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम इसका स्क्वायर ले लें तो क्या आ जाए, वो वापसी से वो बनकर आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हम उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो और इसको रख करके फिर नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं उसके बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स मौजूद है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको इतना पूरा लंबा चौड़ा करके बताया कि किस तरह से ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या गया, नीलपोटेंट मैट्रिक्स आ गया। उसमें देख लेते हैं कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास AP बराबर है किसके, 0 के। क्या लिखा हुआ है, AP बराबर है 0 के। तो क्या कर लेंगे, इसको बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ये बहुत आसानी से सॉल्व किस तरह से होगा, क्या हमारे पास याद रखना कि A की पावर P, क्या लिखा वो, A की पावर P। तो ये P का मतलब क्या होगा, इस P का मतलब तो आपको मालूम है कि ये एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट, लेकिन यहाँ पे ये कंसीडर हम इसको करेंगे क्या, इंडेक्स। क्या करेंगे, इंडेक्स। किसी की भी पावर A की अगर कोई भी पावर लगी हुई हो ना, वो क्या हो, इंडेक्स होगी। ठीक है, किसी की भी पावर क्या हो, P लगी हुई हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। तो हमारे पास अगर A की पावर 2 है और हम इसको क्या करते हैं, 0, उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू 0 आ जाए उसके पावर उसके मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास A मैट्रिक्स है, कोई अल्फाबेट मतलब कुछ लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग स्क्वायर से। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि A को, स्क्वायर का मतलब होता है कि A को मल्टीप्लाई कर दो A से, तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आ जाएगा, जो काम अभी हमने किया था। और करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, करने के बाद उसकी वैल्यू 0 आ जाए, प्लस मल्टीप्लाई सब कुछ करने के बाद, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स का जिसका आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होता है, मेरे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा करके ही दिखा रहा हूँ, आगे चल के देखेंगे अगर हमारे पास कहीं आता है एग्जाम्पल में तो हो जाएगा। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में भी क्या होगा, सेम वही चीज होगा कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लें और वो आइडेंटिटी आ जाए, मतलब हमारे पास क्या आ जाए, 1 0 0 1 आ जाए, 1 0 0 1 आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, मेरे पास आइडेंटिटी वाली आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, स्क्वायरिंग करने के बाद दोबारा से आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो याद रखना कि ऐसे मैट्रिक्स जिसकी आइडेंटिटी वापसी लौट आए तो उसे कहते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। उसके बाद मेरे पास आ गया, मेरे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि A k + 1,
इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, वापसी से ए आ जाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पावर आप क्या करो, मतलब अगर मैं यहाँ पे के ए की जगह 2 लिख दूं और फिर +1 करवा दूं तो मतलब क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। और A3 जब करोगे तो क्या आ जाए मेरे पास, वापसी से ए आ जाए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप किसी पावर से प्लस कर दो, किसी पावर को 1 से प्लस कर दो और उसका जब आंसर निकालो, मतलब A मल्टीप्लाई बाय A करो तो उसका आंसर वापसी से A आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लें। चले आए अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 मैट्रिक्स रह गए हैं, उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 और आ गए हैं मैट्रिक्स। ये लास्ट मैट्रिक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है हर्मिटियन मैट्रिक्स। और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास अगर हम किसी मैट्रिक्स का सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट ले लें, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें और फिर उसका ट्रांसपोज ले लें, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। लाइक इस तरह से। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, उसकी वैल्यू में मुझे सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो आप बचपन से पढ़ते हुए हो कॉन्जुगेट क्या होता है, बचपन से नहीं तो फिलहाल आपने मैट्रिक क्लास में जरूर पढ़ा होगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो आयोटा वाली हमारे पास टर्म होती है उसकी क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो मैं इसका कॉन्जुगेट लेने जा रहा हूँ, तो 1 को तो वैसे ही रहेगा, रियल पार्ट को वैसे ही रहने देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करते हैं। प्लस आयोटा तो माइनस आयोटा हो गया, ये +2 आयोटा है तो -2 आयोटा है तो मेरे पास +2 आयोटा हो जाएगा। ये फिर से -9 आयोटा हो जाएगा। ये आयोटा है तो सिर्फ प्लस हो जाएगा, ये 5 वैसे ही जाएगा, ये -5 आयोटा हो जाएगा, ये 2 आयोटा है तो क्या हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं -2 आयोटा हो जाएगा, ये फिर प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 8 वैसे ही रहेगा, ये माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसी तरह से क्या लिखना है मुझे, अब 9 माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 9 आयोटा हो जाएगा प्लस में, ये भी 2 आयोटा प्लस में, माइनस आयोटा और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या करा मैंने, सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिया, उसका क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। जैसे ही कॉन्जुगेट लिया तो मेरे पास आयोटा वाली टर्म क्या थी, सारी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके साइन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसी मैट्रिक्स का हम क्या लेने जा रहे हैं, ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। तो देखते हैं मेरे पास क्या बन रहा है। कॉलम को क्या कर दूंगा, सारे कॉलम को मैं क्या करूंगा, रॉ में लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा और फिर क्या आ जाएगा, -9 आयोटा। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, इस वाली रॉ को भी वैसे ही लिखूंगा कॉलम में। तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा पॉजिटिव में, फिर 5 आ जाएगा, फिर मेरे पास -5 आयोटा और -2 आयोटा। उसी तरह से इस वाली रॉ को भी मैं कॉलम में लिखूंगा। तो क्या आ जाएगा, -2 आयोटा, 5 आयोटा और फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और फिर आयोटा आ जाएगा। और इसी वाली टर्म को क्या करूंगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा भूल देता हूँ, आपको नजर आ जाए कि क्या लिखूंगा, 9 आयोटा, 2 आयोटा, माइनस आयोटा और 4 आयोटा। तो ऐसा मैट्रिक्स को देखो, आप इस वाली मैट्रिक्स को देखो और इस वाली मैट्रिक्स को देखो, सेम आंसर आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जो वापसी से कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेने के बाद वापसी से सेम आ जाए तो उसको कहते हैं हम कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद आ जाएगा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास अगर आप इसकी बात करो, इसकी बात करो कि ए और टी का कॉन्जुगेट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाए, -a आ जाए। मतलब जो आंसर था उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास वापसी से वो सेट आ जाए, लेकिन माइनस के साथ आ जाए। जैसे कि हमने इसमें सीखा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सीखा था, जिसमें -a आ जाता था। उसी तरह से अगर -a आ जाए वापसी से तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, मेरे पास होता है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने पूरे मैट्रिसेस पढ़ लिए। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ और रब करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इतने सारे डेफिनेशन, इतने सारे मेथड देखने के लिए इसलिए किया था हम लोगों ने, ताकि हम लोग ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि आपके ये बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज में जरूर आ सकता है। तो साफ साफ देखो, मेरे पास क्या, डायगोनल में तमाम वैल्यूज चेंज है और बाकी तमाम टर्म 0 है। तो मतलब ऐसा मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके आपके पास डायगोनली वैल्यूज चेंज हो और क्या हो, आपका बाकी जगह 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 2 में मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास कितने रॉस है, मेरे पास इसमें 2 आपके पास कितने हैं, आपके पास 1 रॉ
3 रॉस हैं और एक कॉलम है, देखो 3 रॉस हैं और एक कॉलम है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसी तरह से ये चौथा तीसरे में पहले आता हूँ। इसमें देखो कितने रॉ हैं, इसमें एक रॉ है और कॉलम कितने 1 2 और 3, 1 रॉ और 3 कॉलम, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रॉ हो तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स होता है। सिर्फ इसमें नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, चौथे में आ जाओ। चौथे में देखो डायगोनल में मेरे पास क्या है, 0। मुझे डायगोनल में 0 नहीं चाहिए होता, मुझे डायगोनल में कोई अलग अलग वैल्यू चाहिए होती है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। तो चलो इसका ट्रांसपोज लेकर देखते हैं हम लोग। अगर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसको हम कॉलम में रॉ बना देते हैं। क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आयोटा, और फिर क्या हो जाए, दोबारा से इसको कॉलम को रॉ बना दूं तो कैसे लिखूंगा, आयोटा और 0। तो मैं देख रहा हूँ जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास सेम चीजें वही आ गई, कोई चेंजेस नहीं आए। तो ऐसे मैट्रिक्स जो सेम आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो मेरे पास वही आ जाएगा। ये देखने में दिख रहा है कि सारे ही हमारे पास 1 1 1 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब आ जाओ इसमें आ जाओ और इस मैट्रिक्स को देखो कि ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल में दोनों वैल्यू चेंज है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, जिसकी वैल्यूज चेंज हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जिसका सेम होता है वो स्केलर, जो अलग अलग होता है वो डायगोनल। जैसे इसमें पूरी वैल्यू सेम है डायगोनल में, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स रह गया, एक 8 और एक 9। 8 में क्या है, देखो आयोटा का लफ्ज यूज किया गया है। जिस मैट्रिक्स का रियल और इमेजिनरी नंबर हो जाए उसे हमें सॉल्व करना होता है। पहले उसका कॉन्जुगेट लेना होता है, मतलब इसका कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज में। अगर मेरे पास वापसी ये आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मुझको इसका क्या लेना है, एक ऐसा कंसीडर करके मैं इसका क्या ले रहा हूँ, कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। मतलब रियल नंबर के साथ क्या लगा देता हूँ, रियल नंबर के साथ मैं लगा देता हूँ माइनस का निशान या पॉजिटिव का निशान। तो 0 लिखा, 0 रियल नहीं इमेजिनरी नंबर के साथ। आयोटा लिखा हुआ है तो आयोटा के साथ क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। ये भी 2 प्लस में है तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा। ये 0 है तो 0 लिख देंगे। ये -4 है तो +4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज करना होगा। ये -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 आयोटा हो जाएगा। ये -4 आयोटा और ये क्या हो जाएगा, 0 का 0 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म का ट्रांसपोज ले लेना है। मतलब इस पूरे टर्म का ट्रांसपोज ले लेना और देखना है कि हमारे पास आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये पूरी टर्म को मुझे रॉ में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, 0 फिर माइनस आयोटा और क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, आयोटा 0 और 4 आयोटा। उसी तरह से इस रॉ को पूरे कॉलम में बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा -4 आयोटा और 0। ठीक है, अब देखो ये सवाल को और इस सवाल को क्या सेम आ रहा है मेरे पास, हाँ बिल्कुल। अगर मैंने इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया तो मेरे पास सेम टू सेम आंसर वही आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स जो सेम आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, और ऐसे मैट्रिक्स जो सेम ना आए बल्कि उसके साथ क्या हो जाए, माइनस के निशान के साथ आ जाए, मतलब जो आपके पास साइन हो उसका अपोजिट साइन आ जाए इसका, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आप सॉल्व करके मुझे जरूर बताइएगा ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो चलिए